जिंदगी की ना सबसे बड़ी पहेलियों में से एक ये है कि आखिर हम कौन हैं और हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। ये कहानी हमारे अंदर बहुत बहुत गहराई में छिपी हुई है, हमारे होने की वजह में। ये कहानी है आनुवंशिकता की, मतलब वो रहस्यमय विरासत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। अच्छा, आनुवंशिकता की इस बड़े से रहस्य को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज जिसे कोई भी शायद अभी देख सकता है। जरा अपने कान के निचले हिस्से को देखिए, जिसे कर्णपाली या ईयरलोब कहते हैं। कुछ लोगों में ये फ्री होता है, लटका हुआ, जबकि दूसरों में ये सिर से चिपका होता है। ये एक छोटा सा फर्क है, पर ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है। हम सब में अपने माता पिता के गुण तो आते हैं, पर हम उनकी एकदम कार्बन कॉपी तो नहीं होते, है ना। हर नई पीढ़ी में कुछ बातें मिलती जुलती हैं तो कुछ अलग भी होती हैं। और जानते हैं, इस पहेली को सुलझाने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? 19वीं सदी में एक मठ के शांत से बगीचे से। तो चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया। एक भिक्षु और उसके बेहद साधारण से मटर के पौधे, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हैं ग्रेगर योहान मेंडल। देखिए, मेंडल सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक विचारक थे। उन्होंने इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए एक बहुत ही आम सी चीज चुनी, मटर का पौधा। और फिर उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिलाकर इस पर काम करना शुरू किया। मेंडल का तरीका ही उनकी असली खोज थी। उनसे पहले भी कई लोगों ने इस पे काम किया था, लेकिन मेंडल पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हर पीढ़ी के हर एक पौधे के लक्षणों का बाकायदा रिकॉर्ड रखा और उनकी गिनती की। बस यही वो एक कदम था जिसने सब कुछ बदल। उनका तरीका बहुत ही सीधा साधा था। पहला, उन्होंने ऐसे मटर के पौधे चुने जिनके लक्षण एकदम साफ और एक दूसरे से अलग थे, जैसे लंबे और बौने। दूसरा, उन्होंने इन अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को आपस में क्रॉस पॉलिनेट कराया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उन्होंने हर लक्षण वाले पौधों की बिल्कुल सटीक गिनती की। मेंडल के जो शुरुआती प्रयोग थे, उन्होंने विरासत के एक बुनियादी नियम को सामने ला दिया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या खोजा और कैसे। उन्होंने एक शुद्ध नस्ल के लंबे पौधे को एक शुद्ध नस्ल के बौने पौधे से क्रॉस कराया। और जानते हैं क्या हुआ? हैरानी की बात यह थी कि पहली पीढ़ी में, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। ऐसा लगा मानो बौनेपन का लक्षण तो जैसे गायब ही हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मेंडल ने इन नए लंबे पौधों को आपस में ही परागित होने दिया, तो अगली पीढ़ी में बौनापन फिर से लौट आया। ये तो एक चौंकाने वाला नतीजा था। और बस यहीं पर मेंडल की जीनियस सामने आई। उन्होंने पौधों को गिना और उन्होंने पाया कि हर 3 लंबे पौधों के लिए ठीक एक बौना पौधा था। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक पक्का गणितीय अनुपात था, 3:1। ये आनुवंशिकता के रहस्य को खोलने वाली पहली चाबी थी। तो इस 3:1 के अनुपात का आखिर मतलब क्या था? इसे समझाने के लिए मेंडल ने एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि लक्षण 2 तरह के होते हैं, प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव। लंबापन एक प्रभावी लक्षण था, मतलब अगर इसका एक भी हिस्सा मौजूद है तो पौधा लंबा ही दिखेगा। दूसरी तरफ बौनापन अप्रभावी था, वो बेचारा छिपा रहता था और तभी सामने आता था जब इसके 2 हिस्से एक साथ मौजूद हों। अब मेंडल एक और गहरे सवाल की तरफ बढ़े। क्या अलग अलग लक्षण, मान लीजिए बीज का आकार और बीज का रंग, एक साथ जुड़े रहते हैं जब वो अगली पीढ़ी में जाते हैं? इसे जानने के लिए उन्होंने एक और मुश्किल प्रयोग किया। इस बार उन्होंने एक साथ 2 लक्षणों पर ध्यान दिया, बीज का आकार और उसका रंग। उन्होंने गोल और पीले बीज वाले पौधे को झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से क्रॉस कराया। और हाँ, पहली पीढ़ी में सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले ही थे, क्योंकि ये दोनों प्रभावी लक्षण थे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब दूसरी पीढ़ी के बीजों की गिनती हुई। कुछ बहुत ही दिलचस्प सामने आया। जो लक्षण माता पिता में थे वो तो थे ही, पर उनके अलावा नए कॉम्बिनेशन भी दिखे, जैसे कि गोल हरे बीज और झुर्रीदार पीले बीज। इसका मतलब ये था कि बीज के आकार और रंग जैसे लक्षण एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, वे एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं।
इसे ऐसे समझिए जैसे आप ताश के पत्ते फेंट रहे हैं। आपको इक्का मिलने का ये मतलब नहीं कि अगला पत्ता बादशाही होगा। हर लक्षण आज़ादी से बढ़ता है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने इन विरासत की इकाइयों को कारक यानी फैक्टर्स कहा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये असल में हैं क्या। उनकी खोज के कई दशकों बाद विज्ञान ने इस पहेली को सुलझाया और हमें जीन और गुणसूत्रों की दुनिया में ले गया, जिसने आज के मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी। तो मेंडल के वो कारक असल में जीन हैं। जीन डीएनए का वो हिस्सा है जिसमें किसी खास प्रोटीन को बनाने की जानकारी छुपी होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये जीन ही वो निर्देश हैं जो हमारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग कैसा होगा या हमारे बालों का प्रकार क्या होगा। तो ये सब एक कोशिका के अंदर काम कैसे करता है? देखिए, हर कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं, और जीन इसी डीएनए के छोटे छोटे हिस्से हैं। हमारी ज्यादातर कोशिकाओं में हर गुणसूत्र की 2 कॉपियां होती हैं, एक माँ से मिलती है और एक पिता से। इसका मतलब ये हुआ कि हर लक्षण के लिए हमारे पास जीन की 2 कॉपियां होती हैं, बिल्कुल मेंडल के मटर के पौधों की तरह। अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो हम सभी से जुड़ा है। इंसानों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये मेंडल के सिद्धांतों का एकदम सटीक उदाहरण है। इंसानों में लिंग का फैसला सेक्स क्रोमोसोम से होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX, और पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम, XY होता है। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की सभी अंडाणु कोशिकाओं में एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुषों की शुक्राणु कोशिकाओं में या तो X हो सकता है या फिर Y। ये प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। अगर X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XX और नतीजा होती है एक लड़की। और अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XY और नतीजा होता है एक लड़का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है। बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से कौन सा क्रोमोसोम विरासत में मिला है। ये आनुवंशिकता का एक सीधा और जबरदस्त उदाहरण है। तो हम मेंडल के मटर के बगीचे से सफर करते करते मानव डीएनए तक आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ सरल नियम मिलकर इस जटिल जीवन को नियंत्रित करते हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे लक्षणों को इतने सरल नियम नियंत्रित करते हैं, तो फिर सभी जीवित चीजों में जो ये अनगिनत विविधता और जटिलता हमें दिखती है, उसका क्या मतलब है?